अच्छा जी, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है ये कल वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। कल या लास्ट लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास किया था यूनिफॉर्म रॉड का और फिर सिलेंडर का। आज हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है एक हेमी सफ़ेयर का। ठीक है। अगर तो ये पूरा सफ़ेयर हो फिर तो हम वैसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सफ़ेयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही होगा जो सफ़ेयर का सेंटर हम लेते हैं। लेकिन ये चूंकि हेमी सफ़ेयर है, हेमी सफ़ेयर यानी आधा सफ़ेयर और सॉलिड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हम अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें यही मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा जी, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास जो हेमी सफ़ेयर है वो तकरीबन इस शक्ल का है जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये है जी, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक हेमी सफ़ेयर और ये है उस हेमी सफ़ेयर का सेंटर। ये फ़र्ज़ कर लें वाई एक्सिस है और जो वर्टिकल एक्सिस है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है फ़र्ज़ कर लें ये जी एक्सिस है। और इस सारे के सारे हेमी सफ़ेयर को हमने करना क्या है, हमने इसको छोटे छोटे पैचेस में या छोटी छोटी डिस्क्स में डिवाइड करना है, जिनमें से एक डिस्क मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ की है। फ़र्ज़ कर लें काफ़ी सारी डिस्क्स में आपने इसको डिवाइड किया, जिसमें से एक डिस्क ये है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। और जिस डिस्क की मैं बात कर रहा हूँ इसका सेंटर जो है वो ये वाला पॉइंट है जिसको मैंने अभी अभी डार्क किया है ब्लैक। और इसका जो रेडियस होगा वो चूंकि वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसलिए इसके रेडियस को मैं वाई से ज़ाहिर कर देता हूँ। इसी तरह अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, या पहले अगर मैं इसकी सेंटर या ओरिजिन से पोजीशन की बात करूं, चूंकि ये z एक्सिस के ऊपर है तो इसलिए इस डिस्टेंस को आपने z से ज़ाहिर कर दिया। इसी तरह इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है वो चूंकि वेरिएशन है z एक्सिस के अलोंग, तो इसलिए इसको हम dz से ज़ाहिर कर देते हैं। जी बच्चों, यहाँ तक आपको जो जो बातें मैंने बताई हैं उनकी समझ आ गई है सबको? जी सर, आ गई। अच्छा, अब आप एक और बात नोट करें कि अगर मैं ये वाला डिस्टेंस देखूं, यानी सेंटर से लेकर सफ़ेयर के किसी भी एंड पे आप स्ट्रेट डिस्टेंस अगर मैयर करें तो ये तो रेडियस ऑफ सफ़ेयर होगा, ऐसा ही है। और अगर यहाँ पर आप ये वाली ट्रायंगल कंसिडर करें जिसको मैं अभी अभी फिल कर रहा हूँ, तो इस ट्रायंगल में ये जो आर है ये हाइपोटनस है, y और z में से एक परपेंडिकुलर है और दूसरा बेस है। तो अगर यहाँ पर मैं पैथागोरस थ्योरम यूज़ करूँ तो मैं लिख सकता हूँ हाइपोटनस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी आर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यानी जी स्क्वायर को मैं दूसरी तरफ ले गया। और यहाँ से मुझे y की वैल्यू पता चल जाएगी स्क्वायर रूट लेकर आर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ये y की वैल्यू जो है ये आगे चल के हम यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले से ही इस y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो मैं इस पूरे के पूरे हेमी सफ़ेयर के टोटल मास की बात करता हूँ। किसकी बात कर रहे हैं? टोटल मास की। जी, आपको नज़र आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? जी सर, आ रहा है। अच्छा, अब आप ये देखें
टोटल मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, मैं वॉल्यूम मास डेंसिटी यानी रो को डिफाइन करता हूँ। अब आप देखें, जो मैंने यहाँ पर डिस्क कंसिडर की है, जो मैंने डिस्क कंसिडर की है, फर्ज कर लें इस डिस्क का जो मास है वो है डी एम। क्या मास है? डी एम। तो रो यानी वॉल्यूम मास डेंसिटी मेरे पास क्या आएगी? टोटल मास ऑफ डिस्क डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्क। तो इस तरह से मैं डी एम का फार्मूला बना सकता हूँ। डी एम इज इक्वल टू रो इंटू डी वी। अब आप देखें यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, रो ऐसे ही आ गया साथ, डी वी जो है ये बेसिकली वॉल्यूम है। अगर आप इस ब्लैक कलर की डिस्क की बात करें तो इस ब्लैक कलर की डिस्क का जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए? एक तो इसका सरफेस एरिया और दूसरा इसकी थिकनेस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना जी पड़ेगा। तो आप गौर करें, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? बिल्कुल वही जो सर्कल का एरिया होता है, और सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अब इस डिस्क का जो रेडियस है वो तो हमने y से जाहिर किया हुआ है, तो इसलिए इसका एरिया हो गया पाई वाई स्क्वायर, और साथ आपने इसको इसकी थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी डी जी के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास डी एम यानी मास ऑफ द डिस्क आ गई। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। बच्चों अब क्या करना है, अब आपने सिंपली दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास टोटल मास आ जाएगा। ये वाला जो फैक्टर है, दिस इज एक्चुअली टोटल मास ऑफ द हेमीस्फीयर। और चूंकि हेमीस्फीयर की बात हो रही है तो फिर आप लिमिट लगाएंगे। देखें यहाँ पर हम लिमिट लगा रहे हैं डी जी के मुताबिक, और लिमिट आप लगाएंगे सेंटर ऑफ स्फीयर से लेकर रेडियस ऑफ स्फीयर तक। जब आप सेंटर से रेडियस तक की बात कर रहे हैं, जब आप सेंटर से रेडियस तक की बात कर रहे हैं तो आप, इसका मतलब है आप इतनी बात कर रहे हैं, और यही असल में हेमीस्फीयर है। अगर आप माइनस आर से प्लस आर तक की बात करते तो फिर उसमें पूरा स्फीयर आ जाना था, लेकिन हमने तो हेमीस्फीयर की बात करनी है, तो इसलिए 0 से आर तक हम जाएंगे। इस पॉइंट की भी समझ आ गई है? रो चूंकि कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख सकते हैं। पाई जो है ये भी कांस्टेंट है, इसे भी बाहर लिख सकते हैं। वाई स्क्वायर जो है, वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी अभी यहाँ पर लिखी है। वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की जगह आ गया आर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर साथ डी जी। आप इस इंटेग्रल को सॉल्व कर लें, हमारे पास बन जाएगा रो पाई आर स्क्वायर इंटू जी, और इस पे आप लिमिट लगाएंगे 0 से आर, फिर माइनस जी क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और इस पे भी आप लिमिट लगाएंगे 0 से आर। ठीक हो गया? अब जी, अब रो और ओके मैं देख लेता हूँ। यहाँ तो मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं आई हुई, मैंने सबको वैसे इनवाइट तो किया था। मैं एक दो बार फिर देख लेता हूँ। क्या रोल नंबर बोला आपने? 9018। यहाँ तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, वैसे मैंने सबको इनवाइट कर दिया है। अच्छा जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? अब हम क्या करेंगे, रो और पाई अलग है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा जी आर का क्यूब, माइनस ज़ीरो था तो वो ख़त्म हो जाएगा, फिर माइनस जी का क्यूब है तो यहाँ बनेगा आर का क्यूब डिवाइडेड बाय 3।
इसका जब आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो आपके पास आ ये जाएगा। आर स्क्वायर क्या? ये वाला आर स्क्वायर कांस्टेंट है ना, ठीक है, उसको आर हमने छेड़ा भी कांस्टेंट नहीं नहीं है। ना आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, इसको तो हमने नहीं छेड़ा। तो आर क्यूब के। हमने डी जी को सॉल्व किया ना, जब डी जी को सॉल्व ठीक है किया आर तो ये क्यूब। जी बन गया। ठीक है, जब आपने इस जी की जगह अपर लिमिट लगाई आर, तो वो पीछे वाले आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी बच्चों, समझ आ गई? ओके, इसमें अब क्या करें, आप एलसीएम लें, 3r³ माइनस r³। तो अब आपके पास बन जाएगा 2/3 रो पाई r³। ठीक है, ये आपके पास टोटल मास ऑफ हेमीस्फीयर आ गया। टोटल मास ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 रो पाई r³। यहाँ हम पहुँच गए जनाब यहाँ तक, 2/3 रो पाई r³। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है जनाब, अब हमने सीधा चलना है उसकी तरफ, सेंटर ऑफ मास की तरफ। सेंटर ऑफ मास में हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास, देखिए सेंटर ऑफ मास हमारे पास इसका कौन से एक्सिस पे होगा, जी एक्सिस पे, क्योंकि ये सारा का सारा हेमिस्फेयर जो है ये जी एक्सिस के इर्द गिर्द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास जी एक्सिस पर होगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास जी एक्सिस पर होगा तो इसका मतलब है उसका सिर्फ जी कोऑर्डिनेट होगा। जैसे हम पहले एक्स सी एम लिखते थे, अब हम लिखेंगे जी सी एम। 1/, टोटल मास, और यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले हम करते थे x इंटू डी एम, अब हम करेंगे z इंटू डी एम, और लिमिट लगाएंगे 0 से कैपिटल R। जी आपको इस पॉइंट की समझ आ गई सबको? यस सर आ गई। अब बच्चों टोटल मास की जगह तो आ जाएगा 1/2/3 रो पाई r³, और इंटेग्रल के अंदर हमारे पास z इंटू डी एम है। अब z क्या चीज़ है, z जो है ये तो ऐसे ही लिख लें, dm की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब ऊपर चल के देखते हैं dm किसके इक्वल था, ये देखें dm हमारे पास था जनाब रो पाई वाई स्क्वायर इंटू डी जी, रो पाई वाई स्क्वायर इंटू डी जी। अब यहाँ से इंटेग्रल के अंदर ये जो पाई है ये भी कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर ये वेरिएबल है, रो भी कांस्टेंट है। तो ऐसा करते हैं हम पाई और रो, इनको यहाँ जो नीचे पाई और रो है इनके साथ कैंसिल कर देते हैं। ये वाला 3/2 ऊपर आके उलट जाएगा, 2/3 है, ऊपर आके 3/2 हो जाएगा, 3/2 r³, ये भी ऐसा ही रहेगा, 0 टू r इंटेग्रल, ऊपर है z वाई स्क्वायर की जगह यहाँ दोबारा आप वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने शुरू में लिखी थी उस फिगर के बिल्कुल साथ। वाई स्क्वायर हमारे पास है आर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो यहाँ पर आप वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब आप बड़ी आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपके पास बन जाएगा 3/2 r³ बाहर है, अंदर आप इनको अलग अलग लिख लें, z आर स्क्वायर डी जी, इसका इंटेग्रल अलग कर दिया, और z³ डी जी, इसका इंटेग्रल आपने अलग कर दिया। जी आपको समझ आ गई क्या किया हमने? जी बच्चों पता चल गया? जी अलग अलग करती हूँ। ओके, अब ऐसा है कि
बाहर जो था उसको हमने नहीं छेड़ना, उसको तंग नहीं करना। बाकी अंदर आ गया जी z इंटू डी जी। आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे। z जो है यहाँ पर पावर फार्मूला लगेगा, वो बन जाएगा जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस पे लिमिट लगेगी 0 टू r माइनस, फिर ये z क्यूब है, इस पे अगेन पावर फार्मूला लगेगा z4 डिवाइडेड बाई 4। इस पे लिमिट लगेगी 0 टू r और ये हमारी ब्रैकेट क्लोज। 3/2 r क्यूब। अब इस पे जब आप अपर लिमिट लगाएंगे तो r z की जगह भी r आ जाएगा, r का स्क्वायर बन जाएगा। वो पीछे वाले r स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 है, माइनस यहाँ आएगा r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास बन जाएगा 2r की पावर 4 माइनस r की पावर 4, बाहर 3/2 r की पावर 3। अब क्या हो गया, अब आप इसको लिखेंगे 3/2 r की पावर 3, अंदर रह जाएगा r पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। इसको आप कैंसिल करेंगे, r क्यूब जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से आपके पास बच जाएगा 3/2 और नीचे सॉरी 2 नीचे 8 आ जाएगा, ऐसा ही है ना। 4 इंटू 2 इसकी जगह पे हम लिख देंगे 8। सो 3/8, सॉरी r नीचे नहीं, r ऊपर आएगा, ऊपर r की पावर 4 था ना, तो 3/8 r ये हमारा सेंटर और ऑफ ऊपर मास। आएगा। जी बिल्कुल। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास आ गया 3/8 r। अब आप डायग्राम को देख के इमेजिन करें कि ये 3/8 r कहाँ होगा। सोच के बता सकते हैं मुझे क्या आप? मैं आपको बताता हूँ। ये मैं ब्लू कलर में, देखें टॉपिक तो हमने सारा कर लिया, ये तो वैसे ही हम शुगर लगा रहे हैं। अब ये देखें, सबसे पहले हमने ये किया, फिर हमने टोटल मास फाइंड किया, उसके बाद सेंटर ऑफ मास के लिए हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला लिख कर उसको इंटीग्रेट करते गए और यहाँ तक पहुँच गए। अगर मैं इसकी पोजीशन का आइडिया लगाना चाहूँ तो इसका बड़ा आसान मेथड है। आप गौर करें, ये वाला टोटल डिस्टेंस जो है ये है r यानी रेडियस। अब 3/8 r का क्या मतलब है, यानी आप इस रेडियस के 8 एक जैसे हिस्से बनाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3/8 r का मतलब क्या है कि 8 एक जैसे हिस्से बना के उनमें से 3 हिस्से जो है ना वहाँ तक आपने जाना है। किस तरह? 1 2 3, तो तकरीबन जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ करके आएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी बच्चों, ये जो पॉइंट मैंने जी बताया जी है, लग रही है। चले कोई बात नहीं, आप इसका जी सर जब वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा। चलें ठीक है, ये आपका आज का लेक्चर इतना ही था। मैं एक दफ़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये आपने सारा पढ़ा है आज, ठीक हो गया जी। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर तक हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।